हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम सीटेट के लिए पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि सीटेट का पेपर दिसंबर में होना प्रस्तावित है, तो उसके लिए हम तैयारी पहले से स्टार्ट कर देंगे। आज की वीडियो में हम सीटेट के पेपर फर्स्ट में 30 मार्क्स की ईवीएस आती है, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। 30 मार्क्स की ईवीएस आती है, तो अब आज हम ईवीएस के 30 क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट पेपर के लिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पेड़ अपने तने में पानी जमा करता है। पानी की कमी होने पर लोग इसमें एक पतला पाइप लगाकर इसका पानी प्रयोग करते हैं। यह पेड़ है। यह क्वेश्चन आपको लगभग आप पिछले जितने भी आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे, इसका क्वेश्चन जो ये वाला टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मरुस्थलीय बलूत। जो मरुस्थलीय बलूत होता है वो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में पाया जाता है। इसकी जड़ें होती है वो बहुत लंबी होती है, जो ज़मीन के नीचे पानी तक चली जाती है। और इन जड़ों की गहराई क्या होती है? पेड़ की लंबाई से लगभग 30 गुना ज़्यादा होती है जड़ों की गहराई। तो इन जड़ों द्वारा इकट्ठा किया गया पानी पेड़ के तने में इकट्ठा हो जाता है। तो जब मरुस्थल में पानी की कमी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं? एक पतला सा पाइप लगाकर पेड़ के तने में डालकर इस पानी का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मरुस्थलीय बलूत। ठीक है, अगला देखो। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व कौन सा होता है? धातु के अमलगम में दूसरा तत्व कौन सा होता है? पारा। ठीक है, पारा या फिर मर्क्यूरी बोलते हैं हम इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ों की सुरक्षा करने का उचित तरीका नहीं है? ये ध्यान रखना हमेशा कि पेपर में क्या दे रखा है। नहीं दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, नहीं है अपने पास, दे रखा है नहीं है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। वनोन्मूलन के तुरंत बाद वनारोपण करना, ये वाला सही होगा। या फिर अपने आस पड़ोस में नारे तथा पोस्टर का प्रयोग करना, तथा स्थानीय समुदाय स्तर पर चर्चाओं का आयोजन करना, या फिर पेड़ काटने के विरुद्ध कानून बनाना। तो निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ों की सुरक्षा करने का उचित तरीका नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ए, वनोन्मूलन का अर्थ होता है जी कि हम क्या करते हैं। देखो ये ऑप्शन बी है, ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। ऑप्शन सी भी रिलेटेड ही नहीं है इससे कि अपने आस पड़ोस में नारे तथा पोस्टर का प्रयोग करना, स्थानीय समुदाय स्तर पर चर्चाओं का आयोजन करवाना है। तो पता नहीं क्या ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन ऑप्शन ए देखो, जैसे हम वनों उन्मूलन करते हैं, वनों उन्मूलन का अर्थ है कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई करना। जैसे हम पेड़ों की कटाई करते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें वहाँ पे वनारोपण करना इस समस्या का समाधान नहीं है। पेड़ों को काटने के कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन उसकी वृद्धि होने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए इसका हो जाएगा ए। ठीक है, वनों उन्मूलन के तुरंत बाद वनारोपण करना। अगला देखो 124। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, 125 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पौधा नहीं है? सदाबहार पौधा कौन सा नहीं है? चिनार। चिनार एक पेड़ या झाड़ी होती है। इसमें से अधिकतर पर्णपाती होते हैं। पर्णपाती पौधे क्या होते हैं? जो साल में एक बार तो अपने पत्ते गिराई देते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है चिनार? ये यूरोप, उत्तरी अमेरिका आदि में पाए जाते हैं। चीड़, चीड़ क्या होते हैं? जो चीड़ होते हैं वो चीड़, सनोबर और देवदार क्या होते हैं? ये हमारे पास सदाबहार पौधे होते हैं। सनोबर, देवदार और चीड़ तो सदाबहार होते हैं, लेकिन वो जो चिनार है वो सदाबहार नहीं होता। और जो देवदार है, चीड़ है, ये ठंडे व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में उत्तराखंड में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 126। एक उदासीन पिंड होती है। एक उदासीन पिंड कौन सी होती है? जिसमें क्या होता है? उदासीन पिंड कौन सा होगा? देखो, केवल धनात्मक आवेश होता है, उसको क्या बोल देते हो? धनात्मक है वो। केवल ऋणात्मक आवेश होता है तो वो ऋणात्मक क्वांटिटी होती है, मतलब नेगेटिव होती है। ऋणात्मक धनात्मक दोनों बराबर मात्रा में होता है, वो भी नहीं होता। उदासीन किसको बोलते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या हो जाएगा? जिसमें भी कोई भी आवेश नहीं होता, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास डी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई आवेश नहीं होता। 127 का देखो। हमें हमेशा ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित की पर्याप्त मात्रा हो। कैसा भोजन खाना चाहिए? किसकी पर्याप्त मात्रा हो? स्वाद एवं गंध की, स्वस्थता एवं पोषण की,
तेलों और वसाओं की या फिर रंग और मसाले की। तो कौन सा भोजन खाना चाहिए जिसमें स्वस्थता हो एवं पोषण हो। हमें हमेशा स्वस्थ और पोषण भोजन करना चाहिए। एक स्वस्थ आहार हमारे मन तथा शरीर के लिए अच्छा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 128। DDT। DDT क्या है एक। DDT DDT क्या है ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, एक एंटीबायोटिक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी खाना पकाने की स्वस्थ विधि है। खाना पकाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। फर्स्ट, अच्छे स्वाद और गंध को प्राप्त करने के लिए भोजन में और अधिक मसाले डालने चाहिए। बी, चावल या अनाज पकाने के बाद बचे हुए पानी को फेंकना चाहिए। सी, सब्जियां पकाने से पहले धोनी चाहिए। और डी, भोजन को अधिक पकाना चाहिए। तो कौन सी स्वस्थ विधि है। सी, कि सब्जियां पकाने से पहले धोनी चाहिए। ठीक है, सब्जियों पर से धूल और कीटनाशकों को साफ करने के लिए उन्हें धोना चाहिए। तो हमें पहले धोना चाहिए। और चावल और अनाज को पकाने के बाद जो बचा हुआ पानी होता है उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको हमें यूज करना चाहिए। उसमें भी पोषक तत्व होते हैं। और हमें भोजन को अधिक नहीं पकाना चाहिए क्योंकि अधिक पकाने से उसमें पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 131। 130 हो गया, नहीं 130 देखो। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। जल प्रदूषण के सूचक के रूप में क्या यूज करते हैं। कॉलीफॉर्म। इसका आंसर हो जाएगा डी। कॉलीफॉर्म को हम जल प्रदूषक के सूचक के रूप में यूज करते हैं। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 131। भारत के सबसे पहले कॉफी बीन किस देश से लाए गए। भारत में सबसे पहले कॉफी बीन कहाँ से लाए गए। अफ्रीका से। कहाँ से लाए गए। अफ्रीका से। भारत में कॉफी बीन की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। कॉफी बीन कॉफी के पौधों से प्राप्त एक बीज होता है और इसका प्रयोग कॉफी नामक पेय पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखो, बुद्ध का जन्म स्थान है। बुद्ध का जन्म स्थान क्या है। लुम्बिनी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। बोध गया नहीं है, सी ऑप्शन है। ठीक है, लुम्बिनी। 133 का देखो, मधुबनी एक विशेष प्रकार की पेंटिंग होती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 133 वाला कई कई बार आया हुआ है। ये मधुबनी एक विशेष प्रकार की पेंटिंग होती है जो मानवों, फूलों, पक्षियों, पशुओं आदि को प्रदर्शित करती है। ये पेंटिंग निम्नलिखित में से किसकी लुगदी में विशिष्ट रंगों को मिलाकर बनाई जाती है। तो किसकी लुगदी में विशिष्ट रंग मिलाए जाते हैं। चावल की। ए ऑप्शन आएगा। मधुबनी है वो बिहार की फेमस पेंटिंग है। ठीक है, मधुबनी एक बहुत प्राचीन और सुंदर चित्रकला है। यह बिहार के मधुबनी क्षेत्र का प्रमुख चित्रकला है। इसमें चावल की लुगदी में विशेष रंगों जो फूल, हल्दी, नील आदि का प्रयोग करके बनाया जाता है। इसे किसी शुभ अवसर या त्योहार पर घर की दीवारों तथा दरवाजों के बाहर बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो 134। संतुलित समीकरण। ये समीकरण दे रखी है, इसमें ए बी सी और डी के मान बताओ। ए का मान कितना होएगा, इसमें बी का मान कितना होएगा। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास, देखो इस साइड देखो अपने पास ए एल कितना है। ए कितना होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग 2। ठीक है, जैसे AlO2 दे रखा तो A2 होना चाहिए। और बी मतलब Na भी कितना होना चाहिए Na2। हम इस इक्वेशन को जैसे हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आप इसको देखोगे कि आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है। बी ऑप्शन। ठीक है, 2 2 2 2 सभी 2 2 करोगे तो आपका ये सही बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी मैच नहीं हो पा रहे। अगला देखो 135। सुंदरलाल बहुगुणा निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के लिए। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड से थे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1970 में 1917 में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले में, उत्तर प्रदेश उस टाइम उत्तर प्रदेश में था लेकिन अब कहाँ पे है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी, चिपको आंदोलन की। तो कहाँ चिपको आंदोलन आएगा। 136 का देखो,
रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है रासायनिक अभिक्रिया में? रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंधनों का टूटना व बनना होता है। उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। क्योंकि सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है। ऐसा थोड़ी ना होता है, हर बार अवशोषित नहीं होती, कई बार एनर्जी रिलीज होती है, कई बार अब्जॉर्ब होती है, दोनों काम होते हैं। तो ऑप्शन सी होएगा कि इसमें क्या होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते भी हैं और बनते भी हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 137। सीसीई एक उपागम है जिसका उद्देश्य विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर के दौरान उसके संपूर्ण विकास का आकलन करना है। यदि एक छात्र अधिगम में कुछ कठिनाई महसूस करता है तो इस मूल्यांकन का उपागम निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? कोई एक विद्यार्थी है, अगर वो अधिगम में उसको पढ़ने में कुछ परेशानी हो रही है तो उसके लिए क्या उपागम होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आसान परीक्षण विधि होनी चाहिए। अधिगम के स्थान पर रटवाना होना चाहिए, उसको रटवाओगे आप चीज़ें, या फिर उचित उपचारात्मक उपाय प्रदान करोगे, विद्यार्थी पर सख्त कार्रवाई करोगे। क्या करोगे? इसका हो जाएगा सी, कि हमें क्या करेंगे? उचित उपचारात्मक उपाय करेंगे। ठीक है। सीसीई बच्चे के संपूर्ण विकास का सतत और व्यापक मूल्यांकन करता है। सीसीई क्या होता है? सीसीई, ठीक है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवेल्युएशन। तो क्या बच्चे के संपूर्ण विकास का सतत और व्यापक मूल्यांकन करता है। यदि एक विद्यार्थी अधिगम में कुछ कठिनाई का सामना करता है तो मूल्यांकन प्रक्रिया में उचित उपचारात्मक उपायों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला देखो, जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? ये हो जाएगा बिस्मार्क, सी ऑप्शन। ठीक है। 139 निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों को ध्यान में रखने का लाभ नहीं है? संकेतकों को ध्यान में रखने का लाभ कौन सा नहीं है? अधिगम का उद्देश्य प्राप्त करना, या फिर सभी विद्यार्थियों में अधिगम का समान स्तर प्राप्त करना, या फिर गतिविधि और प्रश्नों को डिजाइन करने का आधार है, या फिर माता पिता, बच्चों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा बालक की उन्नति को समझने के संदर्भ बिंदु है। कौन सा संकेतकों को ध्यान में रखने का लाभ नहीं है? तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। सभी विद्यार्थियों में समान अधिगम स्तर प्राप्त करना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों का अधिगम विभिन्न स्तरों का होता है। कोई कैसे सीखता है, कोई कैसे सीखता है, क्योंकि इसमें ज्ञानात्मक स्तर में भी विभिन्नता होती है। तो अधिगम संकेतक एक विषय को सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सभी विद्यार्थियों में अधिगम का समान स्तर प्राप्त करना नहीं होता। ठीक है। 140 देखो, यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काट दिया जाता है तो ध्रुवों की कुल संख्या कितनी होगी? कितनी होगी ध्रुवों की कुल संख्या? एक चुंबक की एक छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काट दिया जाता है। देखो, एक चुंबक में कितने होते हैं ध्रुव? 2 होते हैं। ऐसी चुंबक होती है, ये तो होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, 2 होते हैं। अगर हम इसको 4 टुकड़ों में काट देंगे तो कितना हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 काटोगे तो क्या 4 चुंबक बन गई। तो कितने ध्रुव हो जाएंगे इसमें? कितने पोल हो जाएंगे? ये इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ, इसका साउथ, ये वाला इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल। कितने हो जाएंगे? मतलब 8। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 8। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां पूरी तरह से विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता का वर्णन करती है? विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे होती है? विद्यार्थियों द्वारा परीक्षाओं में अलग अलग अंक प्राप्त करना है, विद्यार्थियों द्वारा अपने स्कूल में विभिन्न पदों के लिए मतदान करना, विद्यार्थियों द्वारा अपने लंच में विभिन्न प्रकार के भोजन लाना, या फिर कुछ विद्यार्थी सीखने के लिए रटने की विधि अपनाते हैं जबकि कुछ मस्तिष्क उद्दीलन और चर्चाओं से सीखते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, व्यक्ति की विभिन्नता का वर्णन ये करता है डी, कि कुछ विद्यार्थी तो रट के सीखते हैं, कुछ विद्यार्थी समझ कर सीखते हैं। 142 का देखो, माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दांतेवाड़ा अव्यवस्थित है। दांतेवाड़ा कहाँ है? बी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है ये। अगला देखो 143, समाज में जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव की समस्या के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव सबसे प्रभावित है? समाज में जाति और लिंग पर आधारित जो भेदभाव होते हैं इसमें विद्यार्थियों को जागरूक बनाना है हमें,
कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो कौन सा अधिगम सबसे अनुभवी होगा? ए ऑप्शन देखो क्या है, आदर्श वाक्य लिखना, पाठ्य पुस्तक पढ़ना, समाज की समस्याओं पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना, या फिर एक समूह को उनकी कॉलोनी पड़ोस से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने की परियोजना करना। तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? डी ऑप्शन। ठीक है, परियोजना कार्य के माध्यम से छात्रों में समाज की समस्याओं को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और परियोजना कार्य विद्यार्थियों को खोज करने और समाज की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करने का अवसर प्रदान करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भोजन को पकाते समय कभी कभी बर्तन के पेंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन भोजन अधिक पक गया है, या फिर बर्तन स्टील का बना है, या फिर ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, या फिर प्रयुक्त ईंधन गैर परंपरागत है। तो क्या हो जाएगा? सी, कि ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। 145 का देखो, अभिभावक शिक्षक बैठक का क्या उद्देश्य होता है? जो हम करते हैं, पीटीएम क्यों करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग क्यों होती है? क्योंकि बालक की समस्याओं के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक ईवीएस शिक्षक पौधों की परी नामक एक पाठ को पढ़ाने में विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है। वह एक क्षेत्र भ्रमण के दौरान छात्रों को तनों के आकार, रंग और बनावट का अवलोकन करने, समूह में विभिन्न प्रकार के पत्तों को एकत्रित करने और इन पत्तों की बनावट, रंग, आकार, संरचना और गंध के बारे में चर्चा करने तथा आसपास के पौधों के प्रयोग का पता लगाने और उन पर चर्चा करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से एक शिक्षक को किन गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो कौन सी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? बच्चों का उनके अवलोकन के दौरान पौधों के अन्य हिस्सों की चर्चा करने में बंद कर देना चाहिए, या फिर बच्चों द्वारा स्थानीय भाषा में अवलोकन को लिखना चाहिए, या फिर बच्चों द्वारा पौधों के नाम याद करवाने चाहिए, या फिर बच्चों द्वारा अपने समूह के सदस्यों की सहायता करनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सी, अध्यापक द्वारा प्रदान की गई अधिगम अवसरों को परियोजना या गतिविधि आधारित कार्य समझा जाता है। विद्यार्थियों को कभी भी रटने या याद करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। ठीक है, रट्टे नहीं लगवाने चाहिए। 148 देखो, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है? कौन सी विधि होती है? ए ऑप्शन, KClO3 को MnO2 के साथ गर्म करने से कौन सी ऑक्सीजन गैस बन जाएगी? ऑक्सीजन। ठीक है, ए ऑप्शन। 149 देखो, एक परियोजना के लिए बच्चों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर करना चाहिए? किस आधार पर करना चाहिए? एक परियोजना के लिए बच्चों का वर्गीकरण लिंग के आधार पर, विद्यार्थियों के अंक के आधार पर, विद्यार्थियों के रोल नंबर के आधार पर, या सदस्यों की भागीदारी और सहयोग के आधार पर? तो किसके आधार पर करना चाहिए परियोजना के लिए बच्चों का वर्गीकरण? सदस्यों की भागीदारी और सहयोग के आधार पर। डी ऑप्शन आना चाहिए इसका। ठीक है, अगला देखो, एक गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है। यह 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है। तो कितनी दूरी तय की उसने? अच्छा, लौट आती है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी 50 मीटर है। इस नहीं, दूरी कितनी हो जाएगी इसकी? 50 मीटर नहीं होगी दूरी। दूरी कितनी होगी? 50 ऊपर गई है, 50 वापस आई है, मतलब कितनी होगी? 100 मीटर। इसका कुल विस्थापन 100 मीटर है। विस्थापन नहीं है, विस्थापन कितना होगा? विस्थापन हो जाएगा 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका कुल विस्थापन 0 है। अगर कुल दूरी पूछे तो वो 100 मीटर है। ठीक है, ये थे आज के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।